बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। परवेज़ मुशर्रफ एक बेहतरीन आदमी, एक ईमानदार शख्स और पाकिस्तान की तारीख के मेरे ख्याल से बेहतरीन हुक्मरानों में से एक हुक्मरान, लेकिन उनका सबसे बड़ा अलमिया कि वो एक बुरे डिक्टेटर थे। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तानी तारीख के एक ऐसे डिक्टेटर हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, जिसके नतीजे में उनको खुद ही हुकूमत से बाहर होना पड़ गया। परवेज़ मुशर्रफ का कसूर ये था कि उन्होंने अदालत को आज़ादी दे दी। परवेज़ मुशर्रफ का कसूर ये था कि उन्होंने मीडिया की आज़ादी दे दी, और पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, जितने भी आज काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे परवेज़ मुशर्रफ की मरहून मिन्नत ही काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले चाहे कोई जमहूरियत का बंदा आया हो या डिक्टेटर आया हो, मीडिया को आज़ादी नहीं थी। और आज यही मीडिया उनके खिलाफ इतना जहर उगर रहा है कि जैसे पता नहीं परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कर दिया है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मीडिया को आज़ादी मिली, और वो लोग जो सिर्फ 25-25 हज़ार पे काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाहें 5 लाख तक पहुँच गई। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तानी बैंक मुनाफा इतना ज़्यादा हो गया था कि पाकिस्तानी बैंक मुनाफे के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में IT का बिजनेस $2 बिलियन से भी ज्यादा तजावुज कर चुका था, और इसमें से पाकिस्तान $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स करता था। इसके साथ साथ IT में तकरीबन 90,000 लोगों को नौकरियां भी दी गई। CNG सेक्टर में $70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई, और इसके साथ 41,000 लोगों को नौकरियां भी मिली। टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में 13,000 लोगों को रोजगार मिला, और वो अपना रोजगार कमाने लगे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ऐसा पहली बार हुआ था कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल पार्क कायम किए गए, और भुट्टो के दौर से लेके आज तक कोई भी किसी भी हुक्मरान का दौर ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें पाकिस्तान IMF के पास ना गया हो। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के जो 8 साल दौरे हुकूमत था, उसमें पाकिस्तान IMF के पास नहीं गया, और बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को IMF से बिल्कुल पाक कर दिया था। मुल्की खजाना जब परवेज़ मुशर्रफ आए थे तो सिर्फ $700 मिलियन था, लेकिन जब छोड़कर गए तो 17 बिलियन पर पहुंच चुका था। स्टॉक एक्सचेंज 700 से बढ़कर 15,000 तक पहुंच चुका था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लिटरेसी रेट 11% तक बढ़ा, गुर्बत में 10% तक कमी आई, और जो बड़े बड़े डैम्स हैं, तरबेला डैम्स और मंगला डैम्स, ये इनके दौर से पहले बन चुके थे। लेकिन अगर कहा जाए कि परवेज़ मुशर्रफ ने इनको दोबारा से रीबिल्ड किया था और इनकी बुनियादें एक बार फिर से मजबूत कर दी थी, तो ये कहना गलत ना होगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि मंगला और तरबेला डैम जो इस असल हालत में अब मौजूद हैं, वो सारा का जितना भी काम किया परवेज़ मुशर्रफ ने वो काम करवाया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन हुई थी वो भी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी, और वो तकरीबन $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। इतनी बड़ी टैक्स कलेक्शन उसके बाद पाकिस्तान में आज तक नहीं हो पाई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 30 साल की बुलंद तरीन, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर अपनी 17 साल तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। $600 मिलियन के चागी के मुकाम पर सोने और तांबे के ज़खायर पाकिस्तान में दरियाफ्त हुए थे। उसके बाद जो हमारी नालायक हुक्मरान आए, जो हमारी नालायक हुकूमतें आईं, उन्होंने बाद में पाकिस्तान में इस तरह की कोई प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं किया, और सड़कें बनाने में लगे रहे जिसमें उनकी स्टील मिल वगैरह काम आती थी। पाकिस्तान में पहली और वाहिद ऑयल रिफाइनरी का क़याम किया गया, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख बैरल रोज़ाना का तेल रिफ़ाइन करती है। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तकरीबन 26% तक बढ़ा दिया था, और पाकिस्तान एशिया में चाइना और भारत के बाद सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क भी बन गया था। कहा जाता है कि डिक्टेटर अपने मुल्क को अंधेरों में रखता है। वो डरता है कि अगर इसकी आवाम पड़ जाएगी तो वो फिर इनके गले पड़ जाएगी, क्योंकि जब तालीम इनमें आम हो जाएगी तो उनको शाऊर आएगा। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का कसूर ये था कि उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कायम किया, सरदार बहादुर वुमेन यूनिवर्सिटी कायम की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू, यूनिवर्सिटी ऑफ हज़ारा, मालाकंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, सरहद यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मीडिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, अलसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ मैरी साइंसेज, और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT एंड मैनेजमेंट कायम किए। इसके अलावा ये तो वो यूनिवर्सिटीज़ थी जिनकी बुनियाद ही परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में रखी, लेकिन इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ भी थी जिनके सिर्फ एक ही कैंपस था, और उनके मज़ीद कैंपसेस को बनाया गया, उनकी तरक्की का काम किया गया, और उनको पाकिस्तान को एजुकेट करने के लिए जितना काम इस डिक्टेटर ने किया, उतना कोई जमहूरी हुक्मरान भी नहीं कर पाया। और ना हमें कोई पाकिस्तान में ऐसी कोई तारीख मिलती है कि किसी जमहूरी हुक्मरान ने इतना काम करवाया हो। परवेज़ मुशर्रफ का कसूर ये है कि उसने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया।
2006 اور 2007 پاکستان کی تاریخ کے ایسے 2 سال ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی ترقی کے بلند ترین سطح پر تھا، اور اس کے بعد ایسا دور نہ تو ہمیں کبھی پہلے دیکھنے کو ملا اور نہ کبھی بعد میں۔ پاکستانی معیشت تقریباً 2007 میں 160 بلین ڈالرز تک پہنچ گئی تھی، اور پاکستان اس وقت 18.5 بلین ڈالرز تک ایکسپورٹ کرتا تھا، اور اگر اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کی جائے تو صرف ٹیکسٹائل سیکٹر 11.5 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کر کے پاکستان کو کثیر زر مبادلہ کما کر دیتا تھا۔ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ 8.5 بلین ڈالرز کی بلند ترین سطح پر تھی۔ ہر سال تقریباً 5000 بیرونی اسکالرشپ آتی تھی، جس میں اسٹوڈنٹس باہر ملکی یونیورسٹیز میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے اور پاکستان کا نام روشن کیا کرتے۔ پاکستان کو سالانہ 300 PhD ڈاکٹرز ملتے تھے، جبکہ 1999 میں صرف یہ تعداد 20 تھی، اور وہ بھی ایسے لوگ تھے جو اپنے خرچے پر اسکالرشپ ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے خرچے پر PhD کرتے تھے۔ لیکن پرویز مشرف کے دور میں جتنی اسکالرشپ ملی ہیں وہ اس کے بعد اتنی اسکالرشپ کبھی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو مل ہی نہیں سکی بیچاروں کو۔ آج عدالت نے جو پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کے ذریعے غدار ثابت کر دیا ہے اور ان کو پھانسی کی سزا سنا دی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ آرٹیکل 6 کو دیکھتے ہیں اور جس طرح غدار میڈیا پاکستانی فوج کو بدنام کرنے میں تلا ہوا ہے اور پرویز مشرف کی جس طرح تذلیل کی جا رہی ہے، شاید وہ بھول گئے ہیں کہ ان کی زبانیں کھولنے والے پرویز مشرف ہی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت نے فیصلہ سنایا ہے ان کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ آرٹیکل 6 میں نواز شریف بھی آتے ہیں، آرٹیکل 6 میں ذوالفقار علی بھٹو بھی آتے ہیں۔ کیا وہ کنونشنل مسلم لیگ کے پہلے سیکرٹری جنرل نہیں تھے جو کہ ایوب خان نے قائم کی؟ اور ایوب خان کے ساتھ جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا وہ کس کو یاد نہیں ہے؟ میرے خیال سے پرویز مشرف کو انہوں نے جو سزا دی ہے وہ بہت غلط دی ہے۔ پرویز مشرف بہت اچھے انسان تھے اور ان جیسا حکمران پاکستان کو نصیب نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر پرویز مشرف جیسا حکمران پاکستان کو پھر سے مل جائے تو پاکستان پھر سے ایک بار ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہے کہ پرویز مشرف کو سزا ٹھیک دی گئی ہے یا یہ غلط ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور پاکستان آرمی سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں پاکستان اور پاکستان آرمی زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔